हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि ये जितनी भी वीडियो हैं वो फुल कंटेंट के साथ है। पहले की जो वीडियो है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की जो क्लासेज है उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे थे इकाई 2 में आधुनिक काल। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में भारतीय युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं भारतेंदु। भारतेंदु युग के जो कवि थे उनको हमने इससे पहले की जो क्लास थी उसमें ट्रिक के साथ याद किया था। तो इससे पहले की जो क्लास है उसमें जाके देख सकते हैं। तो आज जो प्रमुख कवि हैं उन कवियों की रचनाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में और मृत्यु 1885 ईस्वी में। इनका जन्म काशी में हुआ था और इनके जो पिता थे उनका नाम था गोपाल चंद्र गिरिधर दास और भारतेंदु के गुरु थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वे पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे और 1880 ईस्वी में काशी के विद्वानों के द्वारा भारतेंदु की इन्हें उपाधि मिली थी। इनका नाम था हरिश्चंद्र, पर भारतेंदु की इन्हें उपाधि मिली थी 1880 में मिली थी। काशी के कुछ विद्वानों ने दी थी और उनको यह उपाधि मिली थी। ये सार सुधा निधि नामक पत्रिका में छपी थी और भारतेंदु का अर्थ होता है भारतीय चांद। ठीक है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उन्होंने तदीय समाज की स्थापना करी थी। उसके बाद अगला है, इन्होंने 1884 ईस्वी में ददरी मेले में एक व्याख्यान दिया था जो आगे चलकर बलिया के भाषण नाम से विख्यात हुआ। 1884 में ददरी मेले में एक व्याख्यान दिया था इन्होंने, जो आगे चलकर किस नाम से, बलिया के भाषण नाम से प्रकाशित हुआ, विख्यात हुआ था और भारत उन्नति कैसे हो सकती है नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। उसके बाद है, जो भारतेंदु थे वो उर्दू में रसा नाम से रचनाएं करते थे और भारतेंदु ने 3 सभाओं की स्थापना की थी। वे 3 सभाएं कौन सी थी? पहली थी कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी, तदीय समाज सभा 1873 ईस्वी और पेनी रीडिंग क्लब ये है 1873 ईस्वी। तो भारतेंदु ने इन 3 सभाओं की स्थापना करी थी। उसके बाद है कि भारतेंदु ने पैराड़ी, गाली, लावणी, श्यापा, प्यार और मुकरी में रचना की है। और भारतेंदु की जो भाषा थी वो सरल सहज थी और रूढ़ियों से मुक्त थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कविताओं की जो भाषा थी वो थी ब्रज और अन्य जो रचनाएं थी उनकी भाषा थी खड़ी बोली। ठीक है। भारतेंदु ने 70 से भी ज़्यादा रचनाएं लिखी थी। उसके बाद है विजयनी विजय वैजयंती 1882, मतलब इनकी एक रचना है विजयनी विजय वैजयंती। उसका समय 1882 ईस्वी शीर्षक से कविता लिखी थी और कविता में मिस्र में भारत सेना की विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई थी कि जो भारतीय सेना थी वो मिस्र में विजय प्राप्त कर लेती है, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक रचना लिखी थी। वो रचना थी विजयनी विजय वैजयंती 1882 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है। अगली रचना है रिपनाष्टक। ये इन्होंने लिखी थी 1884 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन की इसमें प्रशंसा की थी इन्होंने रिपनाष्टक में। ठीक है। उसके बाद है इनकी, मतलब जो शैली में इन्होंने लिखी थी बंदर सभा। इनकी जो रचना है बंदर सभा वो है पैराड़ी शैली में और वर्षा विनोद लावणी शैली में, उर्दू श्यापा में और समदीन मधुमास गाली में। उसके बाद है इनकी अन्य रचनाएं हैं भक्ति सर्वस्व और वैशाखी महात्म। ये भक्ति भावना से ओतप्रोत रचना है इनकी। और ये भी भक्त सौरवेद्य 1871 ईस्वी में, प्रेम मल्लिका
1874 ईस्वी में, प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी में, प्रेम तरंग 1875 ईस्वी में, चंद्रावली 1876 ईस्वी में, उत्तर भक्तमाल 1876 ईस्वी में, होली 1869 ईस्वी में, 79, राग संग्रह 1880 ईस्वी में, राग विनोद भी 1880 में, मधुमुकुल 1881 में। उसके बाद है इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं वैसे। विनय प्रेम पचासा 1881 ईस्वी में, फूलों का गुच्छा 1883 ईस्वी में। फूलों का जो गुच्छा है वो खड़ी बोली में इनकी रचना है। तो इसको मैंने कैसे याद किया था कि फूलों का जो गुच्छा होता है वो हम खड़े होके देते हैं। तो खड़े ये मैंने अपनी तरफ से कोई हिंट लगा लिया या ट्रिक लगा ली कि मुझे याद रहेगी कि फूलों का गुच्छा किस भाषा में है, खड़ी बोली में है इनकी। ठीक है। दशरथ विलाप 1883 ईस्वी में, कृष्ण चरित 1883 ईस्वी में, प्रेम प्रलाप 1883 में, सुंदरी तिलक 1884 में। रीति मुक्त काव्य जो थे उनका संकलन है सुंदरी तिलक। इनकी अगली रचना है प्रेम फुलवारी। देवी छदम लीला, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, मुँह दिखावनी, बकरी विलाप, भारत दीक्षा, भारत विवर्त और मूक प्रश्न। वैसे तो इनकी 70 रचनाएं मैंने आपको बताई। इन्होंने 70 रचनाएं करी थी, पर इनकी जो कुछ रचनाएं थी वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दी है। आप इनको अपनी तरफ से बहुत रचनाएं है। अगर इनकी ट्रिक बहुत लंबी बन जाती है तो आप इनकी तरफ से अपनी तरफ से छोटे छोटे करके इनकी कोई ट्रिक बना सकते हो। बाकी तो आप इनको अगर 3-4 बार वैसे भी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे कि हाँ ये भारतेंदु की रचनाएं है। उसके बाद अगले कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1922 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था? दौलतपुर यूपी में इनका जन्म हुआ था। जो प्रेमघन थे उन्होंने दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्वक कविताएं लिखी थी तथा विलायत में उन्हें काला कहने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी इन्होंने। प्रेमघन उर्दू में अबर नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं उनका प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक, ये प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से इनकी रचनाएं संकलित हैं। और इनकी जो प्रेमघन की जो कविताएं हैं उनमें यतिभंग प्राय मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेमघन की रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, लालित्य लहरी, सूर्य स्तोत्र, वर्षा बिंदु, हार्दिक हर्षोदर्श, ब्रजचंद पंचक और पितरविलाप। इनकी जो पितरविलाप रचना है वो भारतेंदु की जो रचना है बकरी विलाप, उसका इन्होंने अनुकरण किया है इसमें पितरविलाप में। ठीक है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि प्रेम करते हैं कब? 55 की उम्र में। प्रेम की 55 की उम्र में जब भी कोई प्रेम करता है तो सारी जनता क्या कहती है? उनको कुछ ना कुछ कहती है, पर उनको कोई फर्क नहीं होता। वो आनंदित ही रहते हैं और अपनी एक अलग महिमा में ही गुम रहते हैं। और बाद में एक अलौकिक लीला लिख देते हैं, लीला लिखने लग जाते हैं और उसकी लहर में बहुत बह जाते हैं। जब लीला लिखते हैं तो उस लीला की पूरी लहर में वो बहते रहते हैं। तभी सूर्य का उदय होता है, वर्षा की कुछ बूंदें गिरती हैं जिसमें से वे बहुत हार्दिक हर्ष खुश हो जाते हैं और ब्रज में चले जाते हैं। और उसके बाद है पितरविलाप। तो इनको हमने कैसे याद करा कि 55 की उम्र में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। जनता उन्हें कुछ कुछ कहती है पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आनंद में मगन रहते हैं, आनंद में रहते हैं और अपनी महिमा में मगन रहते हैं। और एक अलौकिक लीला लिखते हैं और अलौकिक लीला लिखते टाइम वो उसकी लहर में इतने बह जाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता चलता।
ठीक है। तभी सूर्य उदय होता है, वर्षा की कुछ बूंदें गिरती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही हर्ष महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं और वो ब्रज में चले जाते हैं। अगली है पितृविलाप। अगले जो कवि है वो है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 से 1894 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडमिन कहा है। ठीक है। वो आगे है हास्य व्यंग्यात्मक कविता के क्षेत्र में इनका नाम अग्रणीय था प्रताप नारायण मिश्र का। जो भारतेंदु युग थे उसमें जो मतलब प्रथम स्थान पे जो कवि आते हैं वो भारतेंदु, और उसके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। मतलब इनको ख्याति प्राप्त हुई थी, पहले हुई थी भारतेंदु को, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र को। इन्होंने 50 से ऊपर रचनाएं लिखी हैं। यह मूलतः विनोदी व भावुक प्रवृत्ति के कवि थे और इन्हें खड़ी बोली से इन्हें प्रेम नहीं था। और जो ब्राह्मण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, कब किया? 1883 ईस्वी में। और कानपुर से निकलती थी यह पत्रिका और मासिक पत्रिका थी ब्राह्मण। ठीक है। हिंदुस्तान का इन्होंने नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। ये मतलब बहुत बार आता है कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। इनकी रचना है हरगंगे। कविता के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी। इनकी जो कविता थी हरगंगे, इसके कारण। इनकी अब रचनाएं हैं प्रेम फुलवारी, मन की लहर, लोकोक्ति तक, श्रृंगार विलास, हर हर गंगे, बुढ़ापा, हिंदी की हिदायत और तृप्त्याम। ये प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। अगले आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म हुआ था 1857 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1899 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? विजय राघवगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और ठाकुर जगमोहन थे वो मध्य प्रदेश के राघवगढ़ विरासत के राजकुमार थे और वे श्रृंगार व प्रकृति सौंदर्य के कवि थे। और अलंकारों का स्वाभाविक नियोजन भारतेंदु के कवियों में सर्वाधिक इन्होंने किया था, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। कि भारतेंदु युग के जो कवि थे उनमें अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग ठाकुर जगमोहन सिंह ने ही किया था। और ये जो ठाकुर जगमोहन सिंह थे ये अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण ही प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने कहा था कि प्राचीन संस्कृत साहित्य को रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले पहले हिंदी लेखक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में। अब है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं। इनकी 3 ही रचनाएं हैं। प्रेम सपंती लता 85 की, श्यामलता 85 की और श्यामा सरोजनी 86 की। और कालिदास की जो रचना है ऋतु संहार और मेघदूत का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है। आगे है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का समय है 1858 से 1900 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास का जन्म काशी में हुआ था। ये हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी और यह जो उपाधि थी इनको किसके कारण प्राप्त हुई थी? समस्या पूर्ति। जो काव्य लिखे थे उनके फलस्वरूप इन्हें ये उपाधि प्राप्त हुई थी। इन्होंने भारत धर्म शीर्षक से कविता में विदेशी वस्त्रों के अन्य वस्तुओं से को आयात को भारत की आर्थिक बदहाली का नाम दिया था। ठीक है। इन्होंने बिहार रचना में बिहारी के दोहों का कुंडलीय छंद में विस्तार किया था। इसमें किसने किया था? कुंडलीय छंद में। और पीयूष प्रभा नामक पत्रिका के संपादक भी माने जाते हैं अंबिका दत्त व्यास। पीयूष प्रभा इनके द्वारा अपनी रचनाओं में उन्होंने शब्दों के स्थान पर इन्होंने कहा था, मतलब उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग किया था। इन्होंने और उन्होंने के स्थान पर। अब इनकी रचनाएं हैं पावस पचास्या। कब की है?
1986 ईस्वी की। सुकवि सतसई 1987 ईस्वी की। हो होरी 1981 ईस्वी की। बिहारी बिहार 1998 की। अगली रचना है कंसवध। खड़ी बोली में अपूर्ण रचना है इनकी, खड़ी बोली की है कंसवध और अपूर्ण रचना है। और अगली है दशरथ विलाप। ये हैं अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं। ये तो आज की क्लास में हमने पढ़े थे कि भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि थे न वो उनके जीवन के मतलब उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी रचनाएं। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग के जो अन्य कवि बच गए हैं उनको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।